वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस सेशन में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। पहला क्वेश्चन कैलेंडर का है और इसमें कह रहा है कि यदि महीने के दूसरे दिन शुक्रवार है तो अगला महीना का, ठीक है, एक महीना दिया हुआ है, यदि उसका जो है दूसरा जो दिन है वो शुक्रवार है तो नेक्स्ट मंथ का, यदि वो नेक्स्ट मंथ 31 मंथ का है तो अंतिम दिन कौन सा होगा। तो अंतिम दिन यहाँ पर होगा, ठीक है, अंतिम दिन कौन सा होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे इस नेक्स्ट जो मंथ है उसका यदि 31 दिन का है तो उसमें अगर कोई भी डेट पूछेगा और रेफरेंस कौन सा उसके पहले का मंथ है तो उसका मंथ का जो हमको डेज होना चाहिए पता होना चाहिए, क्योंकि मंथ में तो 28 दिन भी होता है, 29 दिन भी होता है, 30 दिन भी होता है, 31 दिन भी होता है, ठीक है। तो अगर ये हमको पता नहीं होगा और इसी मंथ का जो है कोई डेट यहाँ पर फिक्स है, दूसरा दिन, अगर मान लीजिए कि दूसरा दिन है, ठीक है, ये दूसरा है दिन है, सेकंड डे मान लीजिए क्या है, फ्राइडे, ठीक है। यदि ये 28 दिन का हुआ तो हमको पता है कि एक वीक में जो है, एक सप्ताह में दिन क्या होता है, सेम हो जाता है, ठीक है। तो अगर इसमें 7 दिन ऐड करेंगे प्लस 7 करेंगे तो 9 तारीख को भी फ्राइडे होगा और 7 के मल्टीपल में भी, यानी कि 14 तारीख को भी फ्राइडे होगा। तो 7 का मल्टीपल में कुछ भी हो, 7 का गुणज में जो होगा सेम डे होगा। यानी 7 का गुणज में अगर हम 28 तारीख को भी क्या हो जाएगा, ठीक है, अगर इसमें 28 भी ऐड कर दें यानी 30 तारीख को मेरा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। 28 तारीख को क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। 29 तारीख को क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो देखिए, एक एक दिन लेके जो है अलग अलग डे है। 7 दिन के बाद हमको पता है कि क्या होता है कि डेट चेंज होता है, ठीक है। यानी कि अब जो है 9 तारीख को भी क्या हो जाएगा, ये फ्राइडे हो जाएगा। फिर उसके बाद 16 तारीख को भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर 7 जोड़िए तो 23 तारीख को भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। फिर 29 तारीख को भी 7 जोड़िएगा तो 30 तारीख को भी क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, ठीक है। 7 दिन के बाद जो है रिपीट हो जाता है, यानी कि इसमें 7 ऐड किए, 9 तारीख को भी फ्राइडे हो गया, 16 तारीख को फ्राइडे, 23 तारीख को भी फ्राइडे, 30 तारीख को फ्राइडे। अब देखिए, अगर एक पीछे जाइएगा इसमें 29 तारीख को क्या हो जाएगा, 29 तारीख को थर्सडे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है कि नहीं। जैसे 3 तारीख को यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्राइडे के बाद क्या हो जाएगा, सैटरडे हो गया। 4 तारीख को क्या हो जाएगा, संडे हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 तारीख को मंडे हो जाएगा। 6 तारीख को क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा। 7 तारीख को क्या हो जाएगा, वेडनेसडे होगा। 8 तारीख को क्या होगा, थर्सडे होगा। और 9 तारीख को देखिए फिर से फ्राइडे होगा, ठीक है। तो ये 7 दिन के बाद जो है डे सेम होता है। फिर 7 दिन के बाद, यानी कि 7 के मल्टीपल में कोई भी होगा, यानी कि अगर इसमें 7 के मल्टीपल में क्या होता है, 7 होता है, 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, तो उतना दिन अगर इसमें ऐड कर देंगे तो क्या होगा। अब देखिए 28 तारीख चूँकि 7 का मल्टीपल है तो सेम डेट होगा, तो इसमें सेकेंड डे फ्राइडे दिया, उसमें 28 दिन ऐड करिए तो 30 भी देखिए फ्राइडे है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसके पहले का दिन 29 लेंगे थर्सडे हो जाएगा और 31 लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, 31 लेंगे तो क्या होगा, एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। अब इसी में हम क्या करेंगे, ठीक है, अब इसी में अगर 28 तारीख लेंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है, 28 तारीख अगर लेंगे तो थर्सडे के एक दिन पहले वेडनेसडे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी के रेफरेंस में हम नेक्स्ट मंथ का भी करते हैं कि नेक्स्ट मंथ में भी 7 का मल्टीपल में ऐड करेंगे तो वही दिन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो हमको नहीं पता कि ये मंथ कौन सा है। अगर फरवरी का मंथ होता तो 28 या 29 दिन का होता, ठीक है, तो भी देखिए कि चेंज करेगा। यदि ये मंथ जो है
फरवरी को छोड़कर भी बहुत सारा मंथ 30 दिन का होता है, तो भी डेट क्या हो जाएगा, आगे पीछे हो जाएगा। अगर 30 तारीख होगा तो ये फ्राइडे हो जाएगा, इसके रेफरेंस में करेंगे। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर हमको कोई भी मंथ दिया हुआ है तो वो कितने दिन का है वो मंथ हमको पता होना चाहिए, तभी उसके रेफरेंस में हम नेक्स्ट मंथ का निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए यानी कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए जनवरी है, फरवरी है, ये क्या है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, अगस्त है, फिर सितंबर हो गया, अक्टूबर हो गया, नवंबर हो गया, दिसंबर हो गया। ये देखिए ये तो 31 दिन का होता है, ये 28 या 29 दिन का होता है। ये भी पता नहीं है कि ये वर्ष जो है लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है। लीप ईयर होता तो 29 दिन का होता और ये 28 दिन का होता। अगर नॉन लीप ईयर होता फिर 31 दिन का है, फिर ये क्या हो गया 30 हो गया, फिर ये क्या हो गया 31 हो गया, फिर ये क्या हो जाएगा फिर 30 हो जाएगा जून का, फिर ये 31 हो जाएगा, अगस्त भी 31 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सितंबर 30 का, अक्टूबर 31 का, फिर ये 30 का नवंबर, 31 का दिसंबर। तो यहाँ क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट मंथ मेरा 31 दिन होना चाहिए, ये कह रहा है। तो 31 दिन के पहले देखिए यहाँ भी 30 दिन वाला भी है, फिर यहाँ पर देखिए ये भी 30 दिन, ये भी 30 दिन। अगर सभी 30 दिन होता तो हमको पता होता कि 30 दिन का होगा, लेकिन यहाँ पर देखिए 31 के पहले जो है यहाँ 29 दिन भी है। ठीक है, 31 के पहले 29 भी है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 31 के पहले यहाँ देखिए ये क्या है जुलाई 31 और अगस्त भी 31, तो 31 के पहले 31 भी आ जाता है। तो 31 दिन अगर रेफरेंस है तो उसके पहले वाला मंथ कोई फिक्स नहीं हो रहा है, कहीं पर 31 दिन के पहले 30 दिन भी हो रहा है, 31 के पहले 31 दिन भी, 31 के पहले अगर फरवरी अगर 29 दिन भी हो सकता है, 28 दिन भी हो सकता है। जब यही मेरा फिक्स नहीं है तो उसके बिहाफ पर कैसे हम नेक्स्ट कौन सा डे होगा पता चलेगा। इसलिए ये जो है डेटा इनएडिक्वेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा है कि एक आदमी है, उसका फोटो में पोर्ट्रेट में फोटो बना हुआ है। ठीक है, उसकी माता, चूँकि कौन कह रहा है, हर्ष कह रहा है। ठीक है, हर्ष कह रहा है, तो हर्ष क्या कह रहा है कि उसकी माता, चूँकि ये आदमी का चित्र दिखाते हुए हर्ष कहता है कि उसकी माता मेरे पिता के, तो मेरा किसके लिए यूज हुआ, हर्ष के लिए। तो यहाँ से एक स्टेटमेंट है, यानी ये क्या हो गया, हर्ष का पिता हो गया। पिता के बाद क्या हो गया, पुत्र की पत्नी, यानी कि पिता के पुत्र हो जाएगा, और पुत्र का क्या है, पत्नी है। ठीक है, ये पत्नी हो गया। फिर से पढ़िए, एक आदमी का चित्र दिखाते हुए हर्ष ने कहा कि उसकी माता, अब उसकी माता किसके लिए, इस आदमी का चित्र दिखाते हुए कहा, तो इस आदमी का माता हो गया। ठीक है, माता मेरा पिता के पुत्र की पत्नी है, यानी ये जो पत्नी है और ये माता है, ये दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, ये कौन है, दोनों सेम लेडी हैं। ठीक, तो अब देखिए उसके बाद कह रहा है मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। कौन कह रहा है, हर्ष कह रहा है कि मेरा कोई जो है भाई या बहन नहीं है। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त एक बात याद रखिए, आसानी से कैसे निकालेंगे हम इसको, जो कह रहा है उसके जगह में खुद को रखिए और फिर आसानी से अपने से रिलेशन निकाल सकते हैं। तो हर्ष कह रहा है, तो हर्ष के जगह मान लीजिए आपका नाम हर्ष है, तो ये कौन हो गया, मेरा पिता हो गया। पिता का पुत्र क्या हो जाएगा, मेरे पिता का पुत्र जो हो जाएगा, या तो हम खुद हो जाएंगे। ठीक है, या तो हम खुद हो जाएंगे, या कौन हो जाएगा, मेरा भाई हो जाएगा। हर्ष के पिता का पुत्र, या तो हम खुद हो जाएंगे या मेरा भाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या रहा है क्या कि मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, तो ये भाई बहन नहीं होगा, हम खुद हो जाएंगे। तो ये कौन हो गया, खुद मतलब कौन हो गया, हर्ष हो गया। ठीक है, हर्षी हो गया। तो हर्ष की पत्नी इसकी माता है, तो हर्ष की पत्नी मतलब इसकी माता है। तो ये जो यहाँ पर है ये कौन हो गया, ये हर्ष की पत्नी हो गई। ठीक है, एक टाइप से ये कौन हो गया, हर्ष की पत्नी हो गई। और चूंकि ये इसकी माता हो है तो
ये आदमी है ना, ये कौन है, एक आदमी है, यानी ये जेंट्स है, मेल है, ठीक है, ये मेल है। तो ये इसका कौन हो जाएगा, चूंकि ये इसकी पत्नी हो गई हर्ष की, तो ये इसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इसका कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा। माता है तो इसका पुत्र हो गया, तो हर्ष का भी कौन हो जाएगा, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। हर्ष का कौन हो गया, ये आदमी जो है पुत्र हो गया। अगर यहाँ पर ये स्टेटमेंट नहीं रहता कि मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, तो ये क्या होता कि खुद तो नहीं होता, ठीक है, ये खुद नहीं होता, मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, ये दिया है इसलिए खुद हो गया। अगर ये मेरा एक भाई और मेरा एक भाई है ऐसा लिखा रहता, तो ये क्या हम लेते, ये भाई वाला लेते, तब हर्ष का ये कौन हो जाता, चाचा हो जाता, ठीक है। हर्ष का ये क्या हो जाता, चाचा हो जाता, ठीक है। और चाचा की पत्नी कौन हो जाती, चाची हो जाती। तो ये कौन हो जाती, हर्ष का, हर्ष का कौन हो जाता, ये इसका भाई हो जाता। तो ये कौन क्या हो जाता है, ये हर्ष का चाचा नहीं, ये क्या हो गया, ये चूंकि पिता होता ना, और पिता का पुत्र अगर मान लीजिए उसका भाई भी होता है या खुद होता है, यहाँ पर क्या कर रहा है कि मेरा कोई भाई व बहन नहीं है, इसलिए हम क्या लिए, इसको खुद ले लिए, भाई तो नहीं है। अगर यहाँ पर कहता कि हर्ष का एक भाई है, तो हम क्या लेते, ये भाई वाला लेते, यानी हर्ष का क्या हो जाता, ये भाई हो जाता, और भाई का ये पत्नी हो जाता, और ये कौन हो जाता, हर्ष का भाई का पत्नी हो जाता, ठीक है। हर्ष के भाई का पत्नी हो गया, यानी ये कौन हो जाता, हर्ष का कौन हो जाता था, भतीजा हो जाता। तो ये भी आंसर में दिया हुआ है कि उसका नेफ्यू होता, लेकिन यहाँ पर कोई भाई व बहन नहीं है, इसलिए उसका पुत्र हो गया, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए होगा। अब देखिए नेक्स्ट जो है इनइक्वलिटी का सवाल है। इसमें क्या कह रहा है कि n इज लेस देन t ग्रेटर देन इक्वल टू r ग्रेटर देन j, j इज लेस देन s, r इज लेस देन c, o इज ग्रेटर देन l और ग्रेटर देन t। तो एक इनइक्वलिटी में याद रखिएगा कि जब भी अपोजिट साइन होगा, यानी ये क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी अपोजिट जो विरोधी रहता है कभी भी संबंधी नहीं हो सकता है। तो इस टाइप के रिलेशन में कभी भी रिलेशन नहीं बनेगा या संबंध नहीं बनेगा। तो ये हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, या ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक, किसी तरह भी हो सकता है। तो अपोजिट नहीं होगा। दूसरा हो गया किस में रिलेशन बनेगा, ये होगा, ये होगा, तो इसका वैल्यू बढ़ेगा ग्रेटर देन का, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साथ होगा, तो इसका वैल्यू होगा जिसके साथ ग्रेटर देन, फिर लेस देन होगा, लेस देन इक्वल टू होगा, तो इसका वैल्यू होगा, लेस देन होगा, इक्वल टू होगा, या ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, तो इसका वैल्यू होगा, इसका वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर ग्रेटर देन या लेस देन इंडिपेंडेंट रहे तो वैल्यू उसका होगा, और किसी के साथ इक्वल टू के साथ अन्य भी रहेगा तो जिसमें ग्रेटर देन लगा रहेगा उसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि O इज़ ग्रेटर देन N, ये पहला कंक्लूजन सही है कि नहीं। तो देखिए O कहाँ पे है, O का ये रिलेशन है, O से लेके T तक, और N के साथ माना तो T से लेके N तक हमको रिलेशन जुट जाएगा, तभी होगा। O इज़ ग्रेटर देन L ग्रेटर देन T। अब यहाँ पर हमको O से T तक ले गए, अब N के साथ रिलेशन जोड़ने के लिए ये T से चालू करना होगा, क्योंकि T तक तो है संबंध, अब T से N तक जाना होगा। तो यहाँ पर क्या है, T इज़ ग्रेटर देन N, तो T इज़ ग्रेटर देन N। तो यहाँ देखिए सभी क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए ग्रेटर देन का रिलेशन क्या होगा, सही होगा, O इज़ ग्रेटर देन। दूसरा N का C के साथ रिलेशन ढूंढना है, तो देखिए N का C के साथ कैसे रिलेशन होगा। यहाँ पर देखिए R इज़ लेस देन C है, और हमको N के साथ करना है, तो देखिए इधर से इधर चल जाएंगे, तो R इज़ लेस देन इक्वल टू T, R इज़ लेस देन इक्वल टू T,
और t इज़ ग्रेटर देन n, ये हो गया। लेकिन आप देखिए n से लेके c तक चलेंगे तो बीच में ये विरोधी भी आ रहा है, तो ये तो संबंध बनने ही नहीं देगा। जब यहीं पर संबंध टूट गया तो संबंध आगे क्या जाएगा, बढ़ेगा ही नहीं, तो ये नहीं होगा। तो केवल कौन सा कंक्लूजन होगा, पहला कंक्लूजन, ये तो हो गया। या फिर हम इसमें ऐसे कर सकते हैं कि एक ही साथ हम क्या करेंगे कि इसको कनेक्ट कर देंगे एक ही बार में, जो दिया है। जैसे यहाँ दिया है n इज t, r इज ग्रेटर देन j, फिर यहाँ j के साथ है j इज लेस देन s, j और j कॉमन है तो j इज लेस देन s, फिर r इज लेस देन c है, r कहाँ है, लेस देन c हो गया, तो ऐसे कर देते हैं r इज लेस देन c, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर o इज ग्रेटर देन l ग्रेटर देन t, तो o का कहाँ सेट है, ये देखिए लेस देन है t के साथ, तो यहाँ पर कीजिए लेस देन l और लेस देन o, तो एक ही बार में ये कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि बनाने में टाइम टेकन लगेगा, और आप इसमें जितना ज़रूरत है उतना ही रिलेशन लेके भी निकाल सकते हैं, या इस तरह करके भी रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे o का n के साथ पूछ रहा है तो o का n के साथ जाएंगे तो ये देखिए o का n के इधर ग्रेटर देन हो गया, ये सभी सेम साइन है तो o के साइड मुंह खुला हुआ है तो ग्रेटर देन होगा, ये करेक्ट। अब n का c के साथ जाएंगे तो n का ऐसे करके जाएंगे और फिर इधर मुड़ जाएंगे, तो देखिए ये सिंबल और ये सिंबल अपोजिट हो रहा है, तो ये क्या होगा, नहीं होगा। तो इस तरह भी जो है पहला आंसर क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि 6 स्टूडेंट है आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है। जब भी सर्कुलर टेबल का क्वेश्चन आएगा तो जब भी लेफ्ट चलने को कहेगा तो क्लॉकवाइज घड़ी के दिशा में, और जब भी राइट चलने को कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है। तो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं, तो 6 लोगों की हमने जगह बना लिया, 1 2 3 4 5 और 6। अब क्या बोल रहा है कि साम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस, तो क्रिस के राइट में यानी एंटी क्लॉकवाइज में सेकंड पर, तो पहला और दूसरा, यहाँ पर कौन है, साम है, ऐसे डिनोट करते हैं। अब साम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस, ये हो गया। विशाल सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ साम, सेकंड टू द राइट ऑफ साम मतलब यहाँ से फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में, और यहाँ पर कौन हो जाएगा, विशाल हो जाएगा। फिर सैवियो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ साम, अब क्या, सैवियो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ साम, साम से ही जो है तीसरा पर, तो 1 2 और 3, यहाँ क्या हो जाएगा, सैवियो हो जाएगा, ठीक है। तो एस एस दोनों हो गया, यहाँ हो गया सैवियो, एस ए से डिनोट करते हैं, और एस एम से क्या हो गया, साम हो गया, ठीक है। इसको बेहतर रहेगा एस बी से डिनोट कीजिए, सैवियो एस बी से डिनोट कीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि माइकल इज इमीडिएट टू द साम एंड क्रिस, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि माइकल इज इमीडिएट टू साम एंड क्रिस, यानी कि जो मिशेल है वो सैम और क्रिस के ठीक बगल में बैठा है, तो एक पर्सन 2 अन्य पर्सन के बगल में कैसे बैठेगा, ठीक बगल में तभी बैठेगा जब वो पर्सन अन्य 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सैम और क्रिस के बीच में अगर मिशेल है तो तभी ये दोनों के अगल बगल में होगा, देखिए। तो मिशेल यहाँ पर है, तो देखिए विशाल का जो है बगल में कौन हो गया, मिशेल हो गया, और साम के बगल में भी मिशेल हो गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डिक्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, ये स्टेटमेंट ना भी देता तो डिक्सन मेरा एक ही जगह यहाँ बैठेगा, और क्या बोल रहा है कि डिक्सन जो है क्रिस के राइट में थर्ड पर है, क्रिस के राइट में जो है थर्ड पर है, तो इधर से देंगे, ये तो गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है, देखिए फिर से एक बार देखिए, सैवियो सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ साम, साम के राइट में जो है थर्ड पर कौन हो गया, सैवियो हो गया, 1 2 और 3, इधर ये भी सही है। ये अगर देखते हैं कि साम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस, साम सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ क्रिस, तो क्रिस के राइट में सेकंड पर साम है, ये भी स्टेटमेंट सही है। साम के राइट में सेकंड पर विशाल है,
शाम के राइट में सेकंड पर कौन है? विशाल है। फिर मिशेल इज इमीडिएट टू द शाम एंड क्रिस। देखिए ये गलत है। यहाँ पर क्या कह रहा था कि मिशेल इज इमीडिएट टू द शाम एंड क्रिस, लेकिन हमने कहाँ बैठा दिया? विशाल और शाम के बीच में बैठा दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? मिशेल होगा। मिशेल कहाँ होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए। तो एक ही है डिलन, यहाँ पर हो गया डिक्सन। तो देखिए यहाँ डिक्सन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्रिस, बिल्कुल सही है। अगर क्रिस के रेफरेंस मान के थर्ड चलेंगे तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो डिक्सन यहाँ पर आ गया। यानी कि ये अरेंजमेंट मेरा क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन विशाल और क्रिस। तो ये मेरा विशाल हो गया और ये मेरा क्रिस हो गया। बैठा कौन है? ये बैठा है, क्या नाम है इनका? सैवियो। तो सैवियो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका टाइप अगर बोलें तो ये कैसा है? नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन, नंबर एनालॉजी। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्स्ट वाला सेकंड के साथ रिलेशन है, इस थर्ड वाला फोर्थ के साथ होगा। सेम लॉजिक जो है फिफ्थ का सिक्स्थ के साथ होगा। तो लॉजिक फाइंड आउट करना, इसमें कौन सा लॉजिक होगा, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर 256 जो है किसका स्क्वायर है? याद है कि 256 जो है 16 का स्क्वायर है, ठीक है। अब ये कितना है? 15 है, यानी कि 16 माइनस 1 कर दिए। ये देखिए ये कितना का स्क्वायर है? 35 पे स्क्वायर है। और ये कितना है? 35 माइनस 1 कर दिए, ठीक है। यानी ये जो होगा, ये जो वैल्यू होगा, मान लीजिए यहाँ पर x है, ठीक है। तो ये कितना होगा? x माइनस 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो होगा ये x पर स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा ये x पर स्क्वायर होगा। तो यहाँ पर देखिए यानी कितना? x माइनस 1 का वैल्यू अगर 17 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? 18 पर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये कितना हो गया? 324। तो ये क्वेश्चन मार्क के जगह में कितना होगा? 324 होगा, ठीक है। तो 324 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देखिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज सेक इज रिटन एज HKSAE। तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं देखिएगा तो आप पूरे कन्फ्यूजन में रहिएगा और इसको छोड़ दीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसी भी ट्रिक से जो है नहीं बनेगा। इसमें अगर ध्यान से देखिएगा इसको, तो जैसे यहाँ पर सेक दिया गया है, ठीक है, सेक दिया गया है और इसको क्या लिखा गया है? HKSAE, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कोड किया गया है इसी को जो है अरेंज कर दिया गया है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक है, बढ़ते क्रम में जो है इसको अरेंज कर दिया गया है। किसको? पहले तो कॉन्सोनेंट को, ठीक है, पहले कॉन्सोनेंट को, बाद में भवेल को। तो यहाँ पर भी देखिए इसमें जो अरेंज था उसको कॉन्सोनेंट, कौन कौन सा कॉन्सोनेंट है? पहला कॉन्सोनेंट इसमें देखिए H है, H के बाद क्या होता है? K होता है, K के बाद क्या होता है? S होता है। तो ये कॉन्सोनेंट खत्म। फिर उसके बाद पहला भवेल इसमें क्या है? A है, उसका नेक्स्ट भवेल क्या है? E है, तो इसको एक जगह रख दिया गया है। उसी तरह जो है रिवर को भी किया गया है, RAVER। तो इसमें देखिए भवेल कौन सा? I और E है, तो पहले E होगा, उसके बाद I होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डबल R है, फिर क्या होगा? B है, तो यहाँ पर डबल R VEI है, ठीक है। देखिए इसी तरह इसको चेंज किया गया है। तो यहाँ पर हमको ओशन लिखना है, ठीक है। तो ओशन में देखिए कौन कौन सा भवेल है? O भवेल है, A भवेल है, E भवेल है, ठीक है, OEA। तो पहला A होगा, OCEAN। तो एक नंबर पे कौन होगा? पहले हमको लास्ट से अगर चलेंगे, लास्ट से अगर भवेल को अरेंज करते हैं तो
एक नंबर पे जो वोवेल होगा कौन होगा, ए होगा, उसके बाद ई होगा, उसके बाद ओ होगा। और कोई वोवेल है नहीं। कॉन्सोनेंट में देखिए सी होगा फिर एन होगा। तो ये जो हो गया ये वोवेल हो गया, और ये कॉन्सोनेंट हो गया आगे का 2, और नेक्स्ट का 3 क्या हो गया, वोवेल हो गया। तो सी एन ए ई ओ कहाँ पर है, सी एन ए ई ओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि व्हाट विल बी द वाटर इमेज ऑफ टाइम व्हेन द क्लॉक शोज द 8 o'clock। तो जल प्रतिबिंब निकालना है, घड़ी में कोई टाइम दिया गया है। तो देखिए इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन आता है क्लॉक इमेज से। ठीक है, क्लॉक इमेज से जो है 2 टाइप का टाइम आता है। पहला हो गया मिरर इमेज का। ठीक है, मिरर इमेज, इसमें क्या करते हैं मिरर इमेज में, अगर टाइम 12 से लेके 1 के बीच रहेगा, ठीक है, तो इसको 23 बजकर जो है कितना 24 घंटे का होता है। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं 23 बजकर 60 मिनट। एक ही बात हो गया, दोनों 23 घंटा हो गया और 60 मिनट का जो है मतलब क्या हो गया 1 घंटा हो गया। 24 को क्या लिखते हैं 23 + 1, तो ये आवर और मिनट के फॉर्म में लिख दिया, लेकिन है कितना 24 घंटा, क्योंकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है और 1 घंटा इधर ऐड कर देंगे 24 होगा। और रिमेनिंग में हम क्या करेंगे कि 11:60 से माइनस करेंगे, तो ये भी 12 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इधर 1 घंटा को 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 1 घंटा इधर ऐड करेंगे तो 12 से, तो 12 से 1 के बीच में रहेगा तो 23:60 से, और नहीं तो 11:60 से माइनस करके क्या करेंगे मिरर इमेज निकाल सकते हैं क्लॉक का। लेकिन अगर वाटर के साथ वाटर इमेज बोला जाए तो इसको क्या करना है 18:30 से माइनस करना है 6:30 बजे से। ठीक है, ठीक है, तो 24 आवर का अगर क्लॉक रहेगा रेलवे वाला तो उसमें 18:30 होगा। तो क्या करना है इसमें वाटर इमेज में 18:30 में माइनस करना है। ठीक है, ये वाटर इमेज का क्वेश्चन होगा। जल प्रतिबिंब, तो ये कितना बोल रहा है 8 o'clock बोल रहा है, इसमें 8 o'clock को हम माइनस कर दिए तो ये कितना हो गया 10 हो गया, और ये कितना हो गया 30 हो गया। ठीक है, तो 10:30 हो गया। ठीक है, कुछ भी रहे, अगर वाटर इमेज दिया गया आपको ओरिजिनल टाइम मिला है तो वही 18:30 से इमेज वाले को माइनस करेंगे तो मेरा क्या हो गया ओरिजिनल टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कि 8 लोग हैं आर सिटिंग इन 2 rows फेसिंग ईच अदर। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 8 लोग हैं, दो रो में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 8 लोग जब 2 रो में बैठे हुए हैं और फेसिंग अपोजिट ईच अदर है तो ये कितना होगा, यहाँ पर 4 लोग होगा और इधर भी जो है 4 लोग होगा। ठीक है, 4 लोग होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया लेफ्ट राइट हो गया। अगर ये कहाँ पर, चूँकि ये नॉर्थ फेस कर रहा है और इधर अगर साउथ फेस करेगा तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या राइट हो जाएगा और लेफ्ट हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है कि ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी है। अब देखिए ए चूँकि डी के सामने, तो कहाँ पर ए डी के सामने बैठा देंगे। ठीक है, तो इसको बनाइए, लेकिन इसको अलग से लिखिए कि ए जो है डी के सामने बैठा हुआ है। ये है का, ये मान लीजिए है क्या डी है और ये ए है, कहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, बस ऐसे ही आप लिख लीजिए कि ये मान लीजिए नॉर्थ फेस कर रहा है और डी क्या कर रहा है साउथ फेस कर रहा है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि बी और ई का पड़ोसी है। ए जो है स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए, ए डी के सामने बैठा है और बी और ई का पड़ोसी, यानी भी 2 स्टेटमेंट यहाँ। और किसके लिए दिया गया है, पहला के लिए ए के लिए। ए जो है डी के सामने बैठा है और ए जो है बी और ई का पड़ोसी है। तो देखिए बी यहाँ भी हो सकता है और बी यहाँ भी हो सकता है, यानी ई यहाँ भी होगा और बी यहाँ भी हो सकता है, ऐसे करके होगा। ठीक है, कंफर्म नहीं है मेरा, लेकिन ए जो है बी और ई का पड़ोसी है, इतना साफ है। अब क्या बोल रहा है कि अपने अपनी पंक्तियों में एच और सी जो है सबसे दाएं कोनों पर बैठा हुआ है।
एच और सी सबसे दाएं कोना में, तो एक दाएं कोना कौन सा हो गया, ये हो गया। यहाँ एच और सी भी हो सकता है, और यहाँ जो है सी और एच भी हो सकता है। कंफर्म नहीं है कहाँ पर सी होगा कहाँ पर एच होगा। ठीक है, तो ये हो गया एच या सी होगा, ये राइट होगा। ठीक है, सी या एच यहाँ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ भी सी या एच कहीं भी हो सकता है, लेकिन ये जो है राइट में ही बैठा हुआ है, एक्सट्रीम दाएं पर बैठा है। अब लेफ्ट पे कौन बैठा हुआ है, बाएं पे ई और एफ बैठा हुआ है। ठीक है, बाएं पर ई या एफ बैठा हुआ है। अब देखिए ई यहाँ भी दे सकते हैं, ठीक, और एफ भी यहाँ दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो गया, यहाँ भी एफ दिया जा सकता है, के लेफ्ट है तो एफ यहाँ भी लिखेंगे, ई यहाँ भी लिखेंगे, लेकिन ये दोनों लेफ्ट साइड में, ये भी देखिए लेफ्ट साइड में, ये भी लेफ्ट साइड में। अब क्या बोल रहा है, यदि जी एफ के बगल में बैठा हुआ है, जी जो है एफ के बगल में बैठा हुआ है, अगर जी यहाँ पर मान लीजिए हम मान लेते हैं, तो कंडीशन होगा, जी मान लीजिए यहाँ पर मान लेते हैं, तो जी जो है एफ के बगल में बैठा हुआ है, तो जी हमको कहाँ मानना होगा, यहाँ मानना होगा। ठीक है, अगर हम इसके रेफरेंस से बनाएंगे, इसका रेफरेंस से बनाएंगे तो क्या होगा। ठीक है, इसके रेफरेंस से अगर बनाएंगे तो डी हमको इधर कहीं बैठाना हो, क्योंकि ये डाउन फेस कर रहा है और इधर क्या हो फेस कर रहा है, इस साइड फेस कर रहा है। ठीक है, तो हमको 2 खाली रखना होगा, तो 2 अगर खाली रखना होगा तो देखिए, और ए के बगल में कौन है, ई है, बी है, बी या ई होना चाहिए। ठीक है, ए जो है बी और ई के बगल में होना चाहिए, ये कह रहा है बी या ई के बगल में कौन होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये देखिए, अगर आप यहाँ पर एच एस सी, तो ये बुक है, यहाँ भी एच एस सी के लिए बुक है, यहाँ पर जो है ई और एफ है। ठीक है, ई और एफ कहाँ है, यहाँ है। अगर मान लीजिए आप इस तरह से बनाते हैं तो कहाँ पर देना होगा आपको, ये फिक्स है। अगर यहाँ पर मान लीजिए आप ए लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आप डी लेते हैं, तो क्या ई बगल में आएगा, ई तो इसके लिए फिक्स हो गया ना, ई तो इधर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इसको जो है ए यहाँ पर लेते हैं। ठीक है, ए कहाँ पर लेंगे, इधर पर लेंगे, ए सॉरी ये नीचे है डी, देखिए ये क्या हो गया, डी यहाँ लेते हैं, ए यहाँ लेते हैं, तब तो ई बगल में होना चाहिए, बी यहाँ देंगे, ई का ये फिक्स है, ई यहाँ होगा, तो एफ कहाँ होगा, यहाँ होगा। आप अगर उल्टा भी लीजिएगा तो एक ही बात होगा, इधर से लीजिएगा तो ई यहाँ पर देंगे, एफ यहाँ देंगे, तब ए और डी यहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो अब यहाँ एफ हो गया, एफ के बगल में क्या हो गया, जी हो गया। ठीक, तो अब क्या पूछ रहा है कि बी के सामने कौन बैठा है, बी के सामने कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, बी के सामने कौन बैठा है, जी बैठा है, तो जी क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर आप ई को यहाँ बैठाइएगा तो ए को यहाँ बैठाना होगा, ई के बगल में ए है तो ए यहाँ बैठाना होगा, तो फिर डी यहाँ बैठाना होगा। तो देखिए, तो आमने सामने जो है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, आमने सामने डी के आमने सामने कौन होगा, ए ही होगा, और ए के बगल में ई और बी होगा तब। ठीक है, तो आप किसी तरह भी बनाइएगा तो जी ही आंसर आएगा। तो बी के सामने कौन बैठा हुआ है, जी बैठा हुआ है, और एच सी का जो है कोई भी इसी तरह का यहाँ पर नहीं दिया है, एच यहाँ पर एच बैठेगा या सी बैठेगा, ये जो है एच और सी में से कोई भी यहाँ बैठ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें कितना आयत है ये फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या कीजिए कि रो और कॉलम जो है गिन लीजिए। यहाँ कितना है, एक है, दूसरा आयत है, और फिर तीसरा आयत है। अब इधर से देखेंगे तो पहला आयत
दूसरा आयत और तीसरा आयत। तो इसको क्या कीजिए, आप ऐड कर लीजिए। तो ये कितना है 6, इधर भी ऐड कर लेते हैं तो ये कितना हो गया 6। ठीक है, अब इस 6 और 6 को क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। तो क्या हो गया 36। तो इसमें आयत की संख्या जो है, रेक्टेंगल की संख्या कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, नेक्स्ट है कि QHB से संबंधित है, उसी तरह जो है EL क्वेश्चन मार्क से संबंधित होगा। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, अल्फ़ाबेटिकल एनालॉजी इसको कहिए या वर्ड एनालॉजी आप कह सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कितना नंबर पे है 17 नंबर पे, ये कितना नंबर पे है 8 नंबर पे, ये कितना है 2 नंबर पे, ये 5 नंबर पे, ये 12 नंबर पे। अब देखिए क्या हो गया, अगर आप ऐसे 17 में 8 माइनस कीजिए, ठीक है, तो यहाँ कितना, इसमें माइनस कर लिए, लेकिन अगर इसमें माइनस आप कीजिएगा तो आंसर नहीं आएगा। तो ये लॉजिक समझ लीजिए, इस तरह भी हो सकता है कि 9 हो गया और 9 जो है 3 पर स्क्वायर हो गया, और 3 से बेस कितना है 3, और 3 से 1 कम लेंगे तो कितना 2। लेकिन ये लॉजिक जो है यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि ये शुरू वाला क्या है छोटा है। ठीक है, तो इस तरह का भी लॉजिक में क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए क्या इसमें लगेगा। अब क्या करेंगे कि अगर डिफरेंस लेंगे तो 9 वो वाला तो नहीं हुआ, ऐड करके देखते हैं। ठीक है, 17 + 8 कितना हो गया 25 हो गया। ठीक है, 25 से कैसे, अगर माइनस भी डिजिट का माइनस करते हैं तो 3 आएगा। तो 25 जो होता है एक्चुअल में कितना होता है y का होता है। ठीक है, और y का जो रिवर्स नंबर पे होता है। ठीक है, तो रिवर्स निकालेंगे कितना, 27 में से हमको पता है कि उसका वैल्यू हम माइनस करेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया, यानी कि ये किसका होता है b का होता है। ठीक है, हमेशा रिवर्स अगर किसी का निकालना होगा तो 27 से माइनस करेंगे, यानी कि अगर y जो है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज लेंगे तो y कितने नंबर होता है 25 नंबर पे, और पीछे से जब लेंगे तो 2 नंबर पे होता है, वही 2 नंबर पे निकला है। तो कितना हो गया b, तो इसमें भी वही होगा। e का कितना हो गया 5, और यहाँ कितना हो गया 12, तो ये कितना हो गया 15, 5 और 12 17। 17 किसका होता है q का, और q का रिवर्स अगर निकालेंगे तो 27 - 17 हो गया, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 किसका वैल्यू होता है j का। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी j होगा। ये जो है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है कि यदि पानी को जो है नीला कहा जाता है, नीले को लाल कहा जाता है, और लाल को सफ़ेद कहा जाता है, तो सफ़ेद को जो है आकाश कहा जाता है, तो आकाश को वर्षा कहा जाता है। ठीक है, वर्षा को हरा कहा जाता है, हरा को वायु कहा जाता है। तो निम्न में से कौन सा दूध का रंग होगा। ठीक है, तो हमको पता है कि एक्चुअली में जो है अगर सही मायने में दूध का रंग कैसा होता है सफ़ेद। तो अगर हम ये सफ़ेद टिक मार दिए तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, ये सफ़ेद नहीं होगा, क्योंकि ये कोडिंग डिकोडिंग है। एक्चुअल में सफ़ेद होगा, लेकिन सफ़ेद को क्या कोड किया गया है, सफ़ेद रंग को क्या बोला गया है, यहाँ देखिए सफ़ेद को क्या बोला गया आकाश बोला गया है, इसलिए इसको सफ़ेद ना कह के क्या कहेंगे आकाश कहेंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आकाश होगा। ठीक है, ये जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए सिलोजिज्म के क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सभी औजार जो है टूल्स है, ऑल टूल्स आर स्नैपर। तो टूल्स जो है वो क्या है स्नैपर है, सभी है, तो सब के अंदर में आ जाएगा क्या टूल्स जो है इस स्नैपर के पूरे एरिया के अंदर आ जाएगा। अब क्या बोल रहा है सम स्नैपर्स आर यूटेंसिल्स, बर्तन है, तो कुछ जो है स्नैपर का पार्ट जो है ये जो पार्ट है ये किस में जाएगा बर्तन में जाएगा यूटेंसिल्स में। और नो स्नैपर इज आयरन, कोई भी स्नैपर क्या है आयरन नहीं है।
ठीक है, यानी कि ये जो कॉमन पार्ट है यूटेंसिल्स के साथ, बर्तन के साथ स्नैपर का, ये भी चूँकि स्नैपर के अंदर आता है तो ये भी जो है इसका दुश्मन होगा, ये भी आई का पार्ट नहीं होगा। कभी कभी ये संभावना का भी होगा, लेकिन ये तो प्रत्यक्ष रूप से दर्शन है, 100% भी नहीं होगा, तो नहीं होगा तो संभावना भी नहीं होगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट में दिया है इसके साथ दुश्मनी है तो दुश्मनी है। ठीक है, अगर रिलेशन जो है गंदा नहीं रहता, अगर इसके साथ दुश्मनी रिलेशन गंदा है तो कोई भी तो उम्मीद भी नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर रिलेशन अगर नेगेटिव नहीं होगा, ऐसा नहीं कहा जाएगा, तो हम अगर 100% श्योर नहीं है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी काम करेगा। लेकिन ये तो पक्का है कि दुश्मनी है, और अनटेंसिल वाला ये इसके अंदर स्नाइपर के अंदर आता है तो ये भी जो है दुश्मन होगा। तो अगर कुछ पार्ट जो अनटेंसिल्स का भी है इसमें नहीं जाएगा, जो कि स्नाइपर के साथ कॉमन है। ठीक है, तो एक बात याद रखें सिलोजिज्म का क्वेश्चन में कि यदि मेरा जो स्टेटमेंट है यदि मेरा पॉजिटिव होगा तो उसका कंक्लूजन भी 100% पॉजिटिव होगा, और स्टेटमेंट अगर नेगेटिव है तो कंक्लूजन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ नेगेटिव कंक्लूजन भी दिया हुआ है, स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो अब देखिए क्या है कि सम टूल्स आर आयरन, कुछ औजार क्या है, आयरन है। तो टूल्स यहाँ क्या है, यहाँ पर है, और आयरन देखिए यहाँ पर है। तो चूँकि पूरा स्नाइपर के साथ जो है ये आयरन का दुश्मनी है, तो ये टूल्स तो स्नाइपर का ही तो अंतर्गत एक एरिया है। तो जब इसके बाहर जो है इसके अंदर आयरन नहीं आ सकता है, ना ही स्नाइपर वाला आयरन के पास जाएगा, ये बाउंड्री के साथ, मतलब ये बाउंड्री के अंदर निकल नहीं सकेगा कोई भी आयरन की तरफ जाने के लिए, तो टूल्स भी नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब देखिए कि सम अनटेंसिल्स आर टूल्स, अनटेंसिल का पार्ट तो इतना दूर ही है और टूल तो इससे बिल्कुल अलग है। ठीक है, टूल का पार्ट बिल्कुल क्या है, अलग है, तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, नेक्स्ट हो गया, ये देखिए इसमें ऐसे भी बनाया जा सकता है कि टूल को इसके साथ जो है कॉमन करके, लेकिन अगर स्टेटमेंट में जब तक ना कहा जाए हमको वैसा नहीं करना होता। ठीक है, अगर स्टेटमेंट में कहता कि सम टूल्स आर जो है अनटेंसिल है तब हम मिलाते, लेकिन हम अलग ही रखेंगे जब तक कि क्वेश्चन में ना कहा जाए, इसलिए ऐसा नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है। दूसरा क्या है, सम अनटेंसिल्स आर नॉट आयरन, अनटेंसिल कहाँ है, यहाँ है, और यहाँ आयरन नहीं यहाँ है, बिल्कुल है। ये देखिए ये अनटेंसिल का पार्ट है जो कि स्नाइपर के साथ कॉमन है। चूँकि ये वाला पार्ट जो है पूरा स्नाइपर जो है आयरन के पास नहीं जाएगा, तो ये एरिया जो कॉमन है अनटेंसिल का, इसमें अनटेंसिल भी तो है, ये भी इसमें नहीं जाएगा। लेकिन पूरा का पूरा हम नहीं कह सकते हैं कि ये नहीं जाएगा, संभावना अगर होगा तो ये जा सकता है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो स्नाइपर के साथ कॉमन है वो नहीं जाएगा, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर केवल जो है तीसरा निष्कर्ष क्या होता है, सही है। ठीक है, थर्ड वाला क्या है, सही है। सम अनटेंसिल्स आर नॉट आयरन, सम अनटेंसिल्स आर टूल्स। ठीक है, सम टूल्स आर आयरन, सम टूल्स आर आयरन, ये भी बिल्कुल गई है, गलत है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो होगा कहीं पर होगा, ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, यहाँ पर आप 3 कर लीजिए। ठीक है, तो केवल 3 जो है ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। यहाँ कह रहा है कि ट्रैवल का मतलब क्या है, ट्रैवल फॉर फन का कोड दिया गया है DVPAVI, फन विल बिगिन का कोड दिया गया, हमको क्या फाइंड आउट करना है, टुडे का कोड जो है फाइंड आउट करना है। तो टुडे कहाँ पर है, टुडे देखिए
यहाँ पर विल ट्रैवल टुडे, ठीक है। तो विल ट्रैवल टुडे 3 यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उसका कोड 3 दिया गया है। तो टुडे का इसी में से VICR@Z में से कोई कोड होगा टुडे के लिए, ठीक है। तो VICR@Z, यहाँ पर देखिए VIHZ भी है, तो हो सकता है इसमें ही हो जाए, इसमें भी HZ है। और यहाँ PAEM है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, PAEM जो है बिल्कुल नहीं होगा। CRDV, CR एक कॉमन है, तो CR भी हो सकता है। तो एक ऑप्शन जो है ये नहीं होगा पक्का। अब देखिए और टुडे कहाँ पर है, टुडे जो है और कहीं है नहीं, ठीक है, टुडे यहाँ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर टुडे का कोड फाइंड आउट करना है, टुडे का कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फॉर टुडे के लिए फाइंड आउट करना। अब देखिए फॉर कहाँ पर है, फॉर यहाँ पर है, ट्रैवल फॉर फन। तो यहाँ पर 3 वर्ड दिया गया और 3 के लिए 3 कोड दिया गया, एक फॉर के लिए भी इसमें होगा। तो DV PA VI भी होना चाहिए। DV यहाँ पर है, हो सकता है, PA यहाँ पर है, ये भी हो सकता है, और DV यहाँ पर है, ये भी क्या होगा, हो सकता है। अब देखिए इसको, देखिए विल ट्रैवल टुडे, ठीक है। अब ट्रैवल इसमें देखिए इसको, ट्रैवल फॉर फन और विल ट्रैवल टुडे। तो ट्रैवल फॉर फन हो गया, विल ट्रैवल टुडे। तो इसमें से क्या है, ट्रैवल कॉमन है, तो इधर भी कॉमन होना चाहिए। तो कौन सा कॉमन, DV PA VI और VICR@Z। तो इसका मतलब क्या हो गया, ट्रैवल का जो है क्या कोड होगा, क्या कोड होगा, VI होगा, ठीक है। इसमें VI है क्या, VI वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि फॉर टुडे का कोड खोजना है। तो VI के लिए अगर कोई होता तो यहाँ काट देते, ठीक है। तो ट्रैवल के लिए VI हो गया। अब देखिए ट्रैवल का तो कोड मिल गया, तो यानी कि विल टुडे, यहाँ पर कौन बच गया, विल टुडे। तो यानी कि विल टुडे का कोड अब जो होगा CR और HZ हो गया, ठीक है, CR और HZ हो गया। विल का कोड भी अगर मिल जाएगा तो हो जाएगा। और कहाँ पर दिया गया है, फन विल बिगिन। देखिए यहाँ क्या दिया गया है, फन विल बिगिन। तो फन विल बिगिन में ले लीजिए और विल ट्रैवल टुडे होगा। तो यहाँ पर विल कॉमन है और इधर भी जो है विल कॉमन होगा। तो इसमें देखिए दोनों में एक कॉमन होगा, CRDV EM और VICR@Z। तो देखिए यहाँ भी CR कॉमन है और यहाँ भी CR कॉमन है। इसका मतलब क्या हो गया, विल का मतलब क्या हो गया, CR हो गया। यानी कि अगर इसको लेंगे विल ट्रैवल टुडे, तो विल का मतलब क्या हो गया, CR हो गया, ट्रैवल का अर्थ VI हो गया। यानी कि टुडे का जो कोड हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, HZ यहाँ पर बच गया, तो सिर्फ क्या होगा, HZ होगा। तो एक फिक्स हो गया कि टुडे का HZ वाला होगा। तो ये तो HZ नहीं है, कैंसिल हो गया। अब इन दोनों में से ढूंढना है। तो विल का, फॉर का कोड ढूंढना होगा। तो फॉर कहाँ पर, यहाँ पर है। ट्रैवल का मतलब तो हमको पता है VI है, तो VI नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा। फॉर फन का मतलब DV और PA। फॉर फन जो दिया है इसका DV या PA दिया है, यानी फॉर का अर्थ या तो DV होगा या PA होगा, और फन का मतलब या तो DV या PA होगा। 2 वर्ड है और 2 क्या है, यहाँ पर कोड है। तो इन्हीं दोनों में से कोई एक जो है फॉर के लिए होगा, DV या PA। अब देखिए यहाँ भी DV भी दिया है, PA भी दिया है, इसलिए तो पूरा फाइंड आउट करना होगा। फिर फॉर फन कहीं भी है, और देखिए फन के लिए यहाँ पर दिया गया है, फन यहाँ भी है और फन यहाँ भी है। तो DV और PA में से एक होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या है, DV है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फन का कोड क्या हो गया, DV हो गया। तो इसका मतलब फॉर का कोड क्या हो गया, HZ हो, PA हो गया, ठीक है, PA हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, फॉर के लिए PA और टुडे के लिए क्या हो गया, HZ। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, ये फाइंड आउट करना है हमें। तो आप देखिए हमको पता है कि ये जो ट्राइंगल बनाते हैं तो इसमें कितना होता है, 3 होता है,
1 पार्ट 2 पार्ट इक्वल टू 3, यही मेरा और शॉर्ट ट्रिक है। और बेसिक में चलेंगे, ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट, एक बड़ा वाला। तो यहाँ पर देखिए इस तरह का एक दिया गया है और यहाँ भी दिया गया है, तो इसमें भी कितना होगा, 3 फिगर होगा। फिर देखिए यहाँ से ऐसे करके दिया गया है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है, और ये दिया गया है, तो यहाँ भी होगा 3 होगा। लेकिन ये जो है, ये वाला जो है, ये वाला, ये इसमें जो है काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसमें क्या करेंगे, 2 ही काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें जो है कितना काउंट करना है, सिर्फ 2 काउंट करना है, 2 काउंट किए। अब देखिए यहाँ से ऐसे है, ठीक है, यहाँ से क्या है, ऐसे है, और फिर ये ऐसे है, तो 1 2, एक बड़ा वाला 3, लेकिन इस वाले में इसको काउंट कर चुके हैं, ठीक है, इसलिए इसमें भी क्या करेंगे, 2 काउंट करेंगे, ठीक है। इसमें भी कितना काउंट किए, 2 काउंट किए, ठीक है। अब देखिए क्या है, एक ये वाला भी है, ये वाला है ऐसे करके, तो इसमें भी क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, एक ये वाला, एक ये वाला और एक बड़ा वाला, 3 होना चाहिए। लेकिन ये वाला में जो है इस वाले फिगर में काउंट कर चुके हैं, इसलिए इसमें भी कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। इसमें कितना होगा, 2 होगा। अब देखिए एक ये वाला है, बड़ा वाला, ऐसे करके ऐसे, ठीक है, ये वाला फिगर होगा, तो इसमें क्या होगा, ये एक ये वाला होगा, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, कितना हो गया, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो देखिए अब क्या है, तो ये एक हो गया। नेक्स्ट देखिए अब क्या है, इधर जैसा किए इधर नीचे भी ऐसे, तो ये वाला में कितना होगा, ऐसे करके, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, 3 हो जाएगा। अब देखिए तो अभी तक कितना हो गया, सॉरी, अभी तक कितना हो गया था, तो 3 हो गया, 2 हो गया, फिर 3 हो गया इधर इस वाले में, फिर कितना हो गया, 2 हो गया, फिर इसमें भी 2 हो गया, फिर इधर 2 हो गया, ठीक है, और प्लस 1 हो गया, प्लस 3 हो गया, ठीक है अभी तक। अब देखिए ये वाला में, ठीक है, ये वाला में कैसे होगा, ये वाला, ये वाला, इसमें भी कितना हो जाना चाहिए, 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो इसके अलावा और कुछ होगा, और भी कुछ नहीं होगा। तो इसमें देखिए कितना है, 3 2 5, 2 7, 2 9 और 7, कितना हो गया, 16। तो इसमें जो है कुल कितने ट्रायंगल है, 16 ट्रायंगल है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मिसिंग नंबर। तो इस क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितना है, चूँकि ये क्या है, कॉलम है, तो रो है, तो लास्ट रो में जो है मेरा बड़ा नंबर दिया गया है। तो अगर रो में बड़ा नंबर दिया गया है तो हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कॉलम वाइज सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए कितना है, 216 लाना है, ठीक है, 216 लाना है। तो 9 × 8 कीजिए, अगर 9 × 8 करते हैं तो कितना हो गया, 72 हो गया, और 72 को फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 216। यानी इन सभी को जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे बस। इसमें भी देखिए 7 × 3 × 8 अगर कर देंगे तो 21, 21 × 8 कितना हो गया, 168 हो गया, ठीक है। तो सेम इस तरह 6 × 5 इंटू मान लीजिए x है, तो इसका कितना आना चाहिए, 900 आना चाहिए,
तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। अब 30 को इधर से कितना होगा, 30 होगा, तभी 900 होगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 6 5 द 30, और 30 इंटू 30 कितना हो गया, 900 हो जाता है। तो ये कितना होगा, x का वैल्यू जो होना चाहिए ये कितना होना चाहिए, 30 इंटू 30 होना चाहिए। ऑप्शन भी आई थिंक गलत है। x का वैल्यू जो होगा क्वेश्चन मार्क के जगह में कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, ये कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए सभी का मल्टीप्लिकेशन जो है 168 आता है। 7 इंटू 3 कितना, 21, 21 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 168। यहाँ कितना, 6 पंचे 30, और 30 को फिर 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी मेरा क्या आएगा, 900 आएगा। इसलिए 900 इसका करेक्ट आंसर होगा, 30 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।